नमस्कार दोस्तों, बच्चों से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीसी थ्योरी की अगली क्लास देने जा रहे हैं। पहली क्लास में आपको दे चुका हूँ, इससे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो वह देख लेना। उसके बाद मैंने उस क्लास में समझा दिया था आपको, एक तो ओम का नियम समझा दिया था, उसके आगे परिपथों के प्रकार समझा दिए थे, परिपथों के अवयव समझा दिए थे। उसके बाद अब चलता है, अब जो आगे चल रहा है वो चलेगा किरचॉफ के नियम। तो सबसे पहले देखो किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम तुम्हें पता है कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले तो आप देखेंगे किरचॉफ के दो नियम है। किरचॉफ के दो नियम है। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। तो इसमें दो नियम दिए थे। पहला दिया था धारा नियम, पहले नियम को बोलते हैं करंट लॉ यानी धारा नियम। धारा नियम। और दूसरा नियम को बोलते हैं हम वोल्टेज नियम। वोल्टेज नियम, ये दो नियम है, तो वोल्टेज नियम और दूसरा धारा नियम। यानी पहला नियम को बोलते हैं, इसको प्रथम नियम बोलते हैं, धारा नियम को। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? धारा नियम में किसी भी नोड पे या किसी भी बिंदु पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। मतलब जैसे इस बिंदु से कोई धारा जा रही है, इस बिंदु पे इधर से धारा आ रही है, इधर से भी आ रही है, ऐसे नियम चलते हैं। इधर से दो तरफ से आ रही है, दो तरफ धारा जा रही है, तो इधर धारा का निशान। अब इनमें जैसे देखो, ये जो इस पॉइंट को बोलते हैं नोड या जंक्शन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन बिंदु। यानी कि इस बिंदु पे देखो, इधर से धारा आ रही है, इधर से जा रही है, और इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर जा रही है, यानी दो दिशाओं से आ रही है, तीन दिशाओं से निकल रही है। तो अब किरचॉफ का नियम जो धारा नियम होता है वो बताता है कि भाई किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग होता है, जो क्या होता है? शून्य। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि भाई यदि आने वाली धाराओं का योग करा जाए और जाने वाली धाराओं का योग करा जाए और उनमें अंतर अगर हम देखें तो वह शून्य पाएगा। यानी कि जैसे मान लें हम इधर से 5 एम्पीयर आ रही है, इधर से 10 एम्पीयर आ रही है, इधर तो 3 एम्पीयर जा रही है, इधर तो 8 एम्पीयर जा रही है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ठीक है ना, इसका नाम है, मान लो ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, तो इसका नाम है ई। तो ई बिंदु पे जो धारा पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके, ये धारा नियम कहलाता है। तो अब देखो 5 एम्पीयर की करंट जा रही है और 10 एम्पीयर करंट जा रही है, यानी कुल टोटल करंट जो जा रही है वो जा रही है 5 और 10 15 एम्पीयर की। और निकल कितने रही है? 3 और 8 11 की। तो यहाँ से निकल गई, तो बची यहाँ से निकल पाएगी, बची हुई धारा कहाँ जाएगी? यहाँ से निकल जाएगी। यानी कि 15 में से 11 जाए तो 4 एम्पीयर की धारा यहाँ से निकल जाएगी। तो हम कह सकते हैं सिग्मा आई बराबर में सिग्मा आई, यानी कि ये आने वाली धारा और ये जाने वाली धारा। आने वाली धारा को हम इनपुट बोल सकते हैं और जाने वाली धारा को आउटपुट बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये इनपुट धारा और बराबर में आउटपुट धारा का योग होता है, जो क्या होता है? 0। यदि इन दोनों धाराओं को अगर हम करें तो क्या आएगा? उत्तर 0 आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ये होता है धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। तो यानी कि आने वाली धारा कौन सी हमारी? 5 प्लस में 10 बराबर में ये कितनी? 8 प्लस में 3 प्लस में
ई बिंदु। तो ये कितना हो गया 15 बराबर में 11 ई, ठीक है ना, बराबर में 0। तो ई बराबर में जब हम निकालेंगे तो 15 माइनस 11 बराबर में 4 एम्पीयर आ गया ई बराबर। ई बराबर में हमारा क्या आया है 4 एम्पीयर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप नोट कर लेना, ठीक है ना। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, दिख रहा नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये नियम को समझ में आ गया होगा, धारा नियम। अब दूसरा नियम है जो होता है वोल्टेज नियम। दूसरा नियम होता है कौन सा होता है वोल्टेज नियम। अब वोल्टेज नियम क्या होता है, कोई जैसे ये देखो, ये हमारे कोई, ये क्या है हमारे सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, और इसमें से वोल्टेज सोर्स में से कोई यहाँ पे जैसे मान लीजिए लैंप लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए फैन लगा हुआ है, ये लैंप लगा हुआ है यहाँ पे फैन लगा हुआ है, यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं सब सीरीज में हो, कोई पैरेलल में भी हो सकता है। जैसे इस लैंप के समांतर में एक लैंप को जोड़ दिया हमने, ये दो लैंप पैरेलल में है, ऐसे यहाँ से जैसे मान लीजिए 100 वोल्टेज जा रहे हैं, तो वोल्टेज नियम जो बताता है, वोल्टेज नियम कहता है कि भाई मुख्य बिंदु से, यानी कि मेन जो हमारे वोल्टेज है ये 100 वोल्टेज है जो, और इन बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर खपत होने वाली वोल्टेज है जो बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं V बराबर में सभी बिंदुओं का, सभी पॉइंटों का IR क्या होता है बराबर होता है। यानी कि ये तो टोटल वोल्टेज है जो किसके बराबर होता है, इस प्रत्येक का वोल्टेज निकाल लो और ये टोटल वोल्टेज निकाल लो तो बराबर होता है। ये होता है वोल्टेज नियम। ये क्या होता है वोल्टेज नियम। या यूं कह के अपन, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो अपना V होता है, ये जो अपना V होता है, सिग्मा V माइनस सिग्मा IR, सिग्मा IR बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब सिग्मा V का मतलब है क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ही वोल्टेज सोर्स लगाया, मान लीजिए यहाँ मैं दूसरा और लगा दे, वोल्टेज सोर्स एक और लगा दूं मैं इसको प्लस और ये माइनस, ये दो वोल्टेज सोर्स हो गया। तो सिग्मा वोल्टेज यानी टोटल जो भी वोल्टेज है, यानी कि एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा वोल्टेज सोर्स, ये सिग्मा वोल्टेज बराबर में सिग्मा IR माइनस सिग्मा IR। सिग्मा IR का मतलब है एक IR तो ये रहा, एक IR का अपना ये रहा, यानी कि इसमें बहने वाली करंट और इसका रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा इसका, फिर इसका भी, फिर इसका भी, फिर इसका भी, यानी तीनों चारों का टोटल खपत होने वाली वोल्टेज, अगर टोटल वोल्टेज में से घटा देंगे तो 0 बचना चाहिए। ये होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ये होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे मीटर में वोल्टेज आती है वो वोल्टेज बराबर होती है किसके, जो हमारे घरों में जैसे कहीं फ्रिज लगा रखा हमने, कहीं कूलर लगा रखा है, कहीं टीवी लगा रखा है, कुछ भी, उन सब के द्वारा खर्च की गई वोल्टेज हमारे मीटर की वोल्टेज क्या होती है बराबर। ये हमारा वोल्टेज नियम होता है IR, यानी कि उसकी जैसे ये इक्विपमेंट की ऐसे ऐसे। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, सभी का योग। सिग्मा का क्या मतलब क्या होता है सभी का योग, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, अगर आपको ये समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर किसी में आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में लिख भेजिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब
कुछ परिसीमाएं हैं, ये वोल्टेज नियम है जो कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ कहाँ चलता है, इसको क्या क्या बोला जाता है, ये आप चुप करोगे तो आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो किरचॉफ का जो धारा नियम होता है इसको प्रथम नियम भी बोलते हैं। प्रथम नियम बोलते हैं इसको, नियम कहते हैं पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इसका जो नियम, ये तो मैंने बताया दिया कि शून्य होता है बीजगणितीय योग, ये याद ये नोट कर लेना कि इसको प्रथम नियम बोलते हैं धारा नियम को, और इसको द्वितीय नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम। यानी कि क्वेश्चन कभी ऐसा रहता है कि जो का प्रथम नियम है वोल्टेज नियम या धारा नियम ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम नियम को हम करंट नियम को, धारा नियम को प्रथम नियम बोलते हैं, इसको द्वितीय नियम बोलते हैं। बीजगणितीय समान होता है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, तो इसमें दो बात लिख लेना आप। तो इसमें आप लिख लेना कि भाई ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये किसके नियम के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसको द्वितीय नियम बोला जाता है। ठीक है ना, और ये जो वोल्टेज नियम होता है ये क्या होता है, उच्च आवृत्ति पे से चलने वाले उपकरण पर लागू नहीं होता है, यानी कि उच्च आवृत्ति तथा विपरीत पैरामीटर वाले विपरीत पैरामीटर वाले विपरीत मतलब विपरीत नहीं है, विपरीत है, विपरीत पैरामीटर, विपरीत पैरामीटर वाले परिपथों पर लागू नहीं होता है, वाले परिपथों पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है ना, तो इन नियमों से संबंधित ये जिनसे क्वेश्चन बनते हैं इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट करते रहना। स्क्रीनशॉट का आप ना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ आप तो वैसे नोट करते चला करो। हो सकता है आपको ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने में भी समस्या हो या समझने में भी समस्या आ रही हो, तो आप तो मेरी वॉइस पे ध्यान दिया करो, लीड लगा के कानों में बैठ जाया करो और कॉपी पेन साथ में लिया करो और हाथों हाथ जैसे मेरी आवाज आती है वैसे वैसे लिखते चला करो। ठीक है ना, जरूर नहीं ब्लैक बोर्ड पर अगर समझ नहीं आ रहा है आपको, ठीक है ना, तो आप तुरंत लिखते चला करो। ठीक है ना, तो ये आपके नियम समझ में आ गए होंगे दोनों। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम प्रतिरोध पे। आगे क्या करते हैं, प्रतिरोध पे। देखो प्रतिरोध मैंने पहली क्लास में समझा दिया था,
डाल रखी है वीडियो, आप उसको देख लेना वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं इस वीडियो में भी आपको समझा देता हूँ प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध वैसे तो होता क्या है कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध, यानी कि धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। किसी भी चालक में जो धारा का विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल परिभाषा आप लिख लेना परिभाषा को। उसके बाद प्रतिरोध है जो R बराबर में रो L बाई A। R प्रतिरोध जो ये किसी चालक का विशिष्ट मतलब वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं हम इसको। बोले तो ये क्या होता है, दिया हुआ होता है, ये अलग अलग चालक का अलग अलग होता है। L बराबर में चालक की लंबाई, A बराबर में चालक का क्षेत्रफल। ठीक है ना। एक तो ये होता है प्रतिरोध का सूत्र प्रतिरोध निकालने का। दूसरा तापमान के अनुसार, तापमान के जो चालक होते हैं उनका तो क्या होता है, चालक पदार्थों का प्रतिरोध जो तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है और तापमान कम होने पर कम हो जाता है। लेकिन इंसुलेटेड जो पदार्थ होते हैं उनका विपरीत, उनके इससे विपरीत होता है। यानी चालक पदार्थों पे अगर इंसुलेटेड चालक पदार्थ है तो उसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये एक प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। ठीक है ना। एक प्रतिरोध विलोमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल के क्या होता है, विलोमानुपाती। यानी कि पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और ये तीसरा सूत्र। लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के विलोमानुपाती है, प्रतिरोध रो L बाई A। ये लिख लेना। ठीक है ना। तो ये तीन सूत्र आपके समझ में आ गए होंगे। प्रतिरोध की परिभाषा मैंने आपको बता दी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। इसका जो पूरा डिटेल से अध्ययन मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था, इसलिए मैं आपको केवल सूत्र नोट करा रहा हूं, नोट कर लेना आप। ठीक है ना। प्रतिरोध समानुपाती है लंबाई के। अब आप इसको हिंदी में बोलेंगे, ये हिंदी में ही हो सकता है। प्रतिरोध समानुपाती है लंबाई के। तो ऐसे लिख लो इसको, बात तो वही है आप। ठीक है ना। आप कैसे भी नोट कर लो इसको। ये विलोमानुपाती है क्षेत्रफल के। ठीक है ना। ये प्रतिरोध बराबर होता है रो L बाई A। L यानी लंबाई, A क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, A बराबर में जब हम किसी तार का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, ये जैसे मान लीजिए कोई तार है, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है A निकालने का। A निकालने का सूत्र है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। यानी कि पाई बाई 4 सूत्र में होता है डी स्क्वायर यानी तार का व्यास। तो आप ये लिख लेना डी बराबर में तार का व्यास, तार का व्यास। ठीक है ना। L बराबर में तार की लंबाई, तार की लंबाई। A बराबर में तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल। R बराबर में प्रतिरोध है। अब ये आप नोट कर लेना। अब इनमें क्या होता है, बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं गलती में रूप से कि D बराबर में तार का व्यास दे रखा है मान लीजिए मीटर में, तार की लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में, या ये दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है सेंटीमीटर में, और आप सवाल करते चलते हो और क्वांटिटी को चेंज करते नहीं है, तब बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर। ठीक है। ऐसे तार का क्षेत्रफल कुछ और में दे देता है। ये क्या है, हमें क्वांटिटी सेम करनी होती है, क्वांटिटी क्या करनी पड़ती है, इक्वल करनी होती है। तो आप इस समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम चालकत्व।
ये नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो इसमें क्या है, करने में ये करने में थोड़ा टाइम खर्च होता है, वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से, तो मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद अभी अपनी हेडिंग में चालक तत्व है, चालक तत्व जस्ट प्रतिरोध का विलोम होता है। चालक तत्व क्या होता है? प्रतिरोध का विलोम है। प्रतिरोध का विपरीत, आप इसको इस चालक तत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोध का विपरीत होता है, ऐसा आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी प्रतिरोध तो धारा का विरोध करता है और चालक तत्व धारा को बहने में सुगमता प्रदान करता है, तो उसको कहते हैं चालक तत्व। क्या कहते हैं? चालक तत्व। अब जैसे प्रतिरोध का प्रतीक होता है, जो क्या होता है? आर होता है इसका प्रतीक, तो इस चालक तत्व का जो प्रतीक होता है वो होता है जी। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो तो क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? साइमन। वैसे तो मो होता है प्रतिरोध का उल्टा मो, और वैसे होता है तो इसका क्या होता है? प्रति ओम या सीमेंस। सीमेंस बोलते हैं इसको, सीमेंस। सीमेंस बोलते हैं इसको, सीमेंस। सीमेंस, ठीक है ना? आपके आगे हो गए समझ में चालक तत्व और प्रतिरोध में क्या क्या अंतर है। प्रतिरोध धारा का विरोध करता है, ये धारा में सुगमता प्रदान करता है, इसका प्रतीक आर है, इसका मात्रक ओम है, इसका प्रतीक जी है, इसका मात्रक सिग्मेंस है, सीमेंस, ठीक है नहीं? तो ये आपके चालक तत्व भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे जो अगली हेडिंग आती है वो आती है विशिष्ट चालकता। इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद अगली हेडिंग क्या होती है? आप इसको नोट करते चलना बस। अगर आपने नोट नहीं की तो आपके ऊपर से जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। आपको लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है तो इसका मतलब आप नोट नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। इससे बढ़िया तो आप मोबाइल बंद कर दीजिए, मत देखिए वीडियो, वो अच्छा है, ठीक है ना? आपको कम से कम आप के लिए तो फायदा होगा। दिनों आप पूरे टाइम मोबाइल को बिगाड़ देते हैं, कभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, तो हमेशा फोन मत लगे रहिए। आप ऐसे तो फोन बंद करिए, अगर आप इसको नोट नहीं करें तो नोट करते चलिएगा। अगली जो आते हैं वो आते हैं विशिष्ट चालकता। अगली जो क्या आते हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? ये विशिष्ट प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा होता है। विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है अपना वो होता है रो। विशिष्ट प्रतिरोध यानी ये विशिष्ट चालकता है, इसको सिग्मा से निरूपित करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा रो, यानी कि
जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध की क्या है, विलोमानुपाती, इसलिए 1/2 लगाया है हमने, ठीक है ना भाई। विशिष्ट प्रतिरोध लोग तो बोलते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था तुमको, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध होता है प्रत्येक चालक का अलग अलग होता है। तो अब विशिष्ट चालकता है जो विशिष्ट प्रतिरोध का बिल्कुल विलोमानुपाती होता है, इसलिए मैंने 1/ρ लिखा है, ठीक है ना। ये P नहीं है, ये क्या है, रो, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं 1/ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो यह है विशिष्ट चालकता। तुम तो वैसे ये देखो, विशिष्ट प्रतिरोध प्रत्येक चालक का अलग अलग होता है, प्रतिरोध धारा का विरोध करता है, तो विशिष्ट चालकता भी प्रत्येक तार के अलग अलग मिलेगी, लेकिन प्रतिरोध की उल्टी होती है, यानी कि किसी चालक में तो धारा प्रवाहित करने का गुण ज्यादा होता है, तो किसी में धारा प्रवाहित करने का गुण कम होता है, वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। उसके बाद अगली जो हेडिंग आ रही है वो आ रही अपनी शक्ति, क्या आती है, शक्ति। शक्ति कार्य करने की जो दर होती है, ये क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर वो क्या कहते हैं, हम वो शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति का, शक्ति को क्या कहते हैं, किससे दर्शाते हैं, P से, किससे दर्शाते हैं, P से। P बराबर में W/T, W बोले तो कार्य और T बोले तो समय, सेकंड में, यानी कार्य करने की जो दर है वो शक्ति है। कार्य करने की दर को निशान के अनुसार दर लिखा है हम, तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। किसी से भी याद कर सकते हो, आप सूत्र से याद करो, चाहे परिभाषा से याद करो, परिभाषा से सूत्र, सूत्र से परिभाषा है, ठीक है ना। आपको ये अच्छी तरह से समझनी है। दूसरा बात, अगला जो सूत्र होता है P बराबर में VI में होता है, वोल्टेज इनटू धारा। P बराबर में I² R के होता है, P बराबर में V² R के होता है, ठीक है ना। ये P के 3-4 सूत्र हैं, आप इनको नोट कर लेना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी P, ठीक है ना। शक्ति का मात्रा वाट होता है, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, लिख लेना। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, शक्ति का मात्रा क्या है, वाट, नोट कर लेना। तो शक्ति बराबर में W/T, यानी P बराबर W/T होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर I² R होता है, P बराबर V²/R होता है, ठीक है। अब कुछ P के जो वो है मात्रक में वो आपको समझा देता हूँ। देखो 1 किलोवाट बराबर में 1000 वाट बोल सकते हैं, 1 किलोवाट बोलो या 1000 वाट बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। 1 HP बोलो या 746 वाट बोलो, 746 वाट बोलो, ये क्या, ये कौन सी है, ब्रिटिश, ये कौन सी पद्धति है, ब्रिटिश में। 1 HP बराबर में 735.5 वाट बोलो, ये क्या, ये कौन सा होते हैं, मैट्रिक पद्धति, ये कौन सी पद्धति होती है, मैट्रिक पद्धति, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में अगर हम HP बढ़ाएं तो 1.34 HP बन सकते हैं, बनते हैं, बन सकते हैं, ये बनते हैं,
कौन सी पद्धति में? ब्रिटिश पद्धति में, ब्रिटिश पद्धति में बनते हैं। 1 किलोवाट में अगर हमें ब्रिटिश पद्धति में एचपी बनाना है तो 1.36 एचपी किसमें? मैट्रिक पद्धति में। अब समस्या तो मैं क्या आती है तो ये याद हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है जब पेपर में आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं रखना है। कैसे मिटाना है? देखो 1 किलोवाट में एचपी 1.34 या 36, ये तो हमें याद रह जाएगा, 34 था या 36 था। लेकिन हमें उल्टा सीधा होता है, मैट्रिक में 34 था, ब्रिटिश में 34 था। तो क्या याद रखना है तुम्हें? देखो बी 30 और बी और एम है, यानी कि ब्रिटिश और मैट्रिक्स। तो एम एबीसीडी में बाद में आता है, बी से तो बाद में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले आता है तो पहले वाले के लिए कम, दूसरे वाले के लिए बाद में वाले आने वाले को ज्यादा। ऐसे आप थोड़ी सी ठीक से थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना। आप उस समय कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आजकल पेपर आता है तो उसमें क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको शक्ति करा दी। उसके बाद अगला जो प्रश्न वो आता है ऊर्जा, एनर्जी। ये तो कार्य करने की दर थी और कार्य करने की क्षमता, उसको कहते हैं हम ऊर्जा। ऊर्जा बोलो तो एनर्जी, कार्य करने की क्षमता। ये क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा, यानी कि E बराबर में P इंटू टी, यानी कि पावर और टाइम, ठीक है। 1 किलो कैलोरी और ऊर्जा का मात्रक होता है किलो कैलोरी, यानी कैलोरी होता है मात्रक, तो अगर किलो में लिखना है तो किलो कैलोरी, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलो कैलोरी। या इसको आगे